कमर का दर्द एक रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ होता है। सुपर स्पेशलिटी तुला अस्पताल के डॉक्टर रीढ़ ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर आलोक गुप्ता की माने तो बढ़ती उम्र, बैठने का गलत तरीका, खराब जीवन शैली, व्यायाम न करना, अनियंत्रित डायबिटीज और बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल इसका मुख्य कारण होते हैं, जिसे लेकर तुला अस्पताल में विशेषज्ञों द्वारा इलाज किया जा रहा है। रीढ़ की हड्डी का दर्द वाकई बेहद परेशानी का सबब बन जाता है। इसकी हड्डियों की संरचना जितनी जटिल है उससे ज़्यादा इसके शारीरिक महत्व भी हैं। रीढ़ की हड्डियों के जोड़ स्पाइनल में बेहद सुरक्षित रहते हैं। इन जोड़ों का संबंध सीधा दिमाग से होता है। मस्तिष्क को सूचना आदान प्रदान करने में रीढ़ की हड्डियों की उपयोगिता जग जाहिर है। वैसे तो कई बेहद सामान्य कारण होते हैं जो इस तरह के दर्द का कारण बनते हैं, लेकिन बढ़ती उम्र, बैठने का गलत तरीका, खराब जीवन शैली, व्यायाम न करना, अनियंत्रित डायबिटीज़, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल आदि रीढ़ की हड्डी के दर्द के प्रमुख कारण होते हैं। सुपर स्पेशलिटी तुला अस्पताल के वरिष्ठ रीढ़ ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर आलोक गुप्ता ने कहा कि उनके द्वारा रीढ़ की हड्डी से संबंधित विभिन्न बीमारियों का उपचार किया जाता है। उन्होंने कहा, साइटिका का दर्द साइटिका नर्व में समस्या के कारण हो सकता है। इस स्थिति में कमर से पैरों तक अत्यधिक दर्द और सुन्न होने की समस्या होने लगती है, जिससे शरीर का निचला हिस्सा बेकार हो सकता है। कभी कभी आप शरीर के निचले हिस्से में दर्द को थकान या कमजोरी के कारण होने वाले दर्द समझकर नॉर्मल मान लेते हैं, लेकिन यह लापरवाही आपके लिए भारी पड़ सकती है। साइटिका के दर्द की समस्या आमतौर पर अधिक उम्र वाले लोगों में होती है और इस समस्या के होने का खतरा धूम्रपान, मोटापा, जेनेटिक्स, खराब लाइफस्टाइल, भारी वजन उठाने वाले लोगों में ज़्यादा होता है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को रीढ़ की हड्डी से संबंधित कमर में काफ़ी दिनों से दर्द है और वो दर्द की गोली खाकर काम चला रहे हैं, बावजूद इसके उनका दर्द खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, तो ऐसे लोग तुरंत अपना उपचार किसी विशेषज्ञ से कराएं ताकि उनकी बीमारी का उपचार समय रहते किया जा सके। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक बिना किसी डॉक्टर की सलाह के ली जाने वाली दवाइयां लोगों के शरीर पर दुष्प्रभाव भी डाल सकती हैं। वह लकवे की चपेट में भी आ सकते हैं। इसके अलावा उनकी किडनी भी खराब हो सकती है। ऐसे मरीजों को आगे चलकर डायलिसिस की भी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए वह लंबे समय तक बिना किसी डॉक्टर की सलाह के दवाइयों का इस्तेमाल ना करें। उन्होंने कहा, ऐसे मरीजों को सर्जरी की भी आवश्यकता पड़ सकती है जब उन पर किसी भी तरह की दवाइयों का असर नहीं होता है और उनका दर्द लगातार बढ़ जाता है तो उन्हें सर्जरी की आवश्यकता पड़ सकती है। उन्होंने कहा कि आज के युग में लोग अपने तनाव को दूर करने के लिए धूम्रपान का ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं, जिसका सीधा असर उनकी रीढ़ की हड्डी से संबंधित कमर दर्द के साथ साथ शरीर के अन्य हिस्सों पर भी पड़ सकता है। इसलिए वह लोगों से अपील करते हैं कि वह धूम्रपान ना करें। मेरा नाम डॉक्टर आलोक गुप्ता है। मैं तुला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो कि एक 120 बेडेड हॉस्पिटल है पलवल डिस्ट्रिक्ट में, इसमें स्पाइन और ऑर्थोपेडिक सर्जरी के विभाग में कार्यरत हूँ। डॉक्टर साहब, आपने अपनी ट्रेनिंग की वो कहाँ से करी है? मैंने मुख्य जो ट्रेनिंग हमारी होती है, जो कि जिसको आप बोलते हैं मास्टर ऑफ सर्जरी इन ऑर्थोपेडिक्स, वो मैंने इलाहाबाद के प्रतिष्ठित मोतीलाल नेहरू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से करी है। इसके बाद मैंने दिल्ली के सरकारी अस्पताल में सीनियर रेजिडेंसी का 3 साल का अपना काम भी किया और फिर इसके बाद मैंने 2 साल की एसएसआई की स्पाइन सर्जरी की फेलोशिप करी है। ये मैंने संचेती हॉस्पिटल पूना से करी है, जो काफ़ी प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट है इंडिया का। स्पाइन की कौन कौन सी समस्याओं का इलाज करते हैं आप? हम लोग स्पाइन की विभिन्न समस्याओं का इलाज करते हैं, जैसे मुख्य रूप से जिसमें डीजनरेटिव स्पाइन होता है, जैसे कि किसी को प्रोलैप्स डिस्क हो गया, पीआईवीडी लोग कॉमनली बोलते हैं, जिसमें शियाटिका का पेन होता है। फिर जैसे जिसमें नसें दबने लगती हैं, जैसे कि लंबर कैनाल सिनोसिस होती है, सर्वाइकल गर्दन में भी सर्वाइकल कैनाल सिनोसिस होती है। फिर हम लोग जैसे स्पाइन के जो इन्फेक्शंस होते हैं, मेनली जैसे टीबी का इन्फेक्शन जिसको पॉट स्पाइन कहा जाता है। फिर हम लोग स्पाइन के फ्रैक्चर्स, जो चोट लगने से स्पाइन में फ्रैक्चर हो जाते हैं, उनका इलाज करते हैं। बहुत सारे जो एल्डरली पेशेंट हैं जिनको वृद्ध अवस्था में फ्रैक्चर हो जाता है, जिसको ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर बोलते हैं, उसका भी इलाज हम लोग करते हैं। आजकल ये जो बैक पेन है इतना कॉमन क्यों हो गया? देखिए, बैक पेन का कॉमन होने का सबसे ज़्यादा कारण ये है लोगों का लाइफस्टाइल,
खराब लाइफस्टाइल, लोगों का जो सही से ना बैठना, गलत पोस्चर में बैठना, गलत पोस्चर में सोना उठना, ये सबसे मुख्य कारण है बैक पेन इतना कॉमन होने का। ये जो सियाटिका का पेन क्यों होता है और इसका इलाज क्या है? सियाटिका का पेन मुख्य रूप से इसलिए होता है जब हमारी कमर में जो डिफरेंट वर्टिब्रा बोन होती हैं उनके बीच की जो डिस्क होती है, गादी जो होती है, वो पीछे आ जाती है। पीछे आने के कारण उस लेवल पे वो नस को दबाती है। नस के दबने से वो नस पूरे पैर में जहां तक सप्लाई करती है, मरीज को ऐसा महसूस होता है कि पेन पूरा पैर में जा रहा है। इसको इसीलिए सियाटिका बोलते हैं, क्योंकि एक सियाटिक नर्व होती है, उसके सीधे उसके साथ साथ ये पेन की पेशेंट को मालूम चलता है, इसलिए इसको सियाटिका बोला जाता है। क्या बैक पेन के हर मरीज को सर्जरी की जरूरत पड़ती है? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। हर मरीज को सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती। जितने भी बैक पेन के पेशेंट आते हैं वो उनमें से 95% या 96% ये पेशेंट सिर्फ दवाई से और फिजियोथेरेपी से ही ठीक हो जाते हैं। कुछ पोस्चरल ट्रेनिंग भी करानी पड़ती है जिससे ये ठीक हो जाते हैं। हम लोग जो भी इन्वेस्टिगेशन जैसे एक्सरे कराते हैं या एमआरआई की सलाह देते हैं, जिन केसेस में हमें लगता है, पहली बात तो हम उन्हीं में ही सलाह देते हैं। दूसरा जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि बैक पेन के वो केसेस जिनमें मैंने जो आपको स्टार्टिंग में ही बताया, जिसमें कोई बीमारी ऐसी जो छूट ना जाए, हम बस उसी को डायग्नोज करने के लिए ये इन्वेस्टिगेशन करा के ये सोचते हैं कि इन बीमारियां जो लंबे समय तक खिंचने वाली हैं, उन्हीं का इलाज करने के लिए हम ये इन्वेस्टिगेशंस वगैरह कराते हैं। और वही बीमारियों को कुछ केसेस में उन बीमारियों में सर्जरी की जरूरत होती है, सब केसेस में सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि बैक पेन को लेकर कई बार देखा गया, मरीज जो है पेन किलर की दवाई लेते हैं या फिर मेडिकल स्टोर पर जाकर दवाई ले लेते हैं, तो उनको किस तरह की सलाह देना चाहोगे कि पहले डॉक्टर से मिले, वो जांच कराएं, उसके बाद ही आगे किसी तरह की दवाई का प्रयोग शरीर में करें? देखिए, मैंने जैसे आपको कहा कि बहुत ही नॉन स्पेसिफिक पेन, बैक पेन बहुत कॉमन है। ज्यादातर वो पेन 3 से 7 दिन की दवाइयों से ठीक हो जाता है, जिसमें एनाल्जेसिक्स होते हैं। आम आदमी उन एनाल्जेसिक्स की दवाइयों को पेन किलर बोलता है, लेकिन कुछ बीमारियों में का डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी है। जैसे कि मेरे टीचर्स भी मेरे को ये कहा करते थे कि नेवर मिस अ सिक पेशेंट। आपको एक पेशेंट को जिनको सिर्फ इन्हीं दवाइयों से इलाज आराम नहीं आने वाला, आपको उसका डायग्नोसिस करके उन पेशेंट्स को डॉक्टर को दिखाना चाहिए जरूर, ताकि डॉक्टर एक उचित डायग्नोसिस पे पहुंच पाए और उसी तरह उसका पेशेंट का इलाज का कर पाए, पेशेंट के साथ सब कुछ डिस्कस करने के बाद। जैसे कि भागदौड़ वाली जिंदगी है लोगों की, ऐसे में लोग डॉक्टर के पास कम जाना पसंद करते हैं, क्योंकि ऑफिस के और घर के कामकाज में लगे रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जैसे बैक पेन हो रहा है तो उसके संबंधित दवाइयाँ लोग मेडिकल स्टोर से अपने पास ले जाते हैं, तो बार बार अगर उन दवाइयों का वो प्रयोग करते हैं तो क्या उनके शरीर पर भी किसी तरह का दुष्प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। कोई भी पेशेंट को अगर 1 या 2 दिन दवाई लेने के बाद अगर कमर के दर्द में आराम नहीं पड़ रहा, तो उस पेशेंट को चाहिए कि वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर से सलाह जरूर ले। अगर वो पेशेंट इन दवाइयों का प्रयोग लंबे समय तक करता है तो एक उसके 2 मुख्य प्रभाव उसकी शरीर पे पड़ सकते हैं। एक तो उसकी बीमारी जिसका डायग्नोसिस नहीं हुआ, वो बीमारी भयानक रूप ले सकती है, अंदर ही अंदर बढ़ सकती है। भयानक रूप लेने के बाद अगर वो नस को दबा देगी ज्यादा, तो मरीज को पैरों में कमजोरी या फिर लकवे की शिकायत भी हो सकती है। दूसरा सबसे जो प्रमुख प्रभाव शरीर पर पड़ सकता है इन दवाइयों का, वो ये है कि ये दवाइयां किडनी पे असर कर सकती हैं, जिससे पेशेंट की किडनी खराब हो सकती है और उसको क्रोनिक रेनल फेलियर भी हो सकता है। ऐसे में इन पेशेंटों को आगे चल के डायलिसिस या फिर जिसको कहते हैं कि रक्त में से चीजों को साफ करने के लिए जो डायलिसिस की जरूरत होती है, वो भी पड़ सकती है। तो मेरी सलाह यही रहती है कि इन पेशेंट्स को कि आप एक बार अपना जो उचित डायग्नोसिस है वो डॉक्टर को दिखाकर हो जाए,
और उसी तरह आपका इलाज चालू हो जाए। तो ऐसे मरीजों को किस तरह की सलाह, किस तरह की अपील आप करना चाहते हो? देखिए, अगर बहुत लंबे टाइम तक किसी भी मरीज को पेन हो रहा है कमर में, तो उसको एक बार डॉक्टर से परामर्श जरूर लेना चाहिए। डॉक्टर एक बार उसका एग्जामिनेशन करके ये डिसाइड कर सकता है कि उसको कोई इन्वेस्टिगेशन, एक्सरे या एमआरआई की जरूरत है या नहीं। इन केस अगर कुछ एक्सरे में या एमआरआई में कुछ बीमारी सामने आती है, तो उस बीमारी के अनुरूप जो इलाज है वो आगे किया जाता है। बिना डायग्नोसिस हुए, बिना इन्वेस्टिगेशन हुए जो मरीज ऐसे दवाइयां लेते रहते हैं मेडिकल स्टोर से, वो ठीक और उचित नहीं है। उनके शरीर को इससे बहुत ही नुकसान हो सकता है। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है, तो स्मोकिंग आज के दौर में एक प्रचलन बढ़ता जा रहा है, तो उससे भी कहीं ना कहीं बैक पेन को बढ़ावा मिलता है? जी, ये भी आपने बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। स्मोकिंग का शरीर पर डायरेक्ट रिलेशन होता है। उसका दुष्परिणाम ये होता है कि जो वर्टिब्रा के बीच में गादी है, उसके खराब होने की जो स्पीड है वो बहुत तेजी से बढ़ती है। स्मोकिंग करने के लिए कोई भी डॉक्टर सलाह नहीं देता। उसके पैकेट पे भी लिखा होता है इट इज इंजीरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग आदमी को छोड़ देनी चाहिए, और बैक पेन के साथ साथ वो बॉडी के और भी ऑर्गन्स पे बहुत ही बुरा प्रभाव डालती है। इसलिए किसी को भी ये चाहिए कि वो स्मोकिंग जल्द से जल्द छोड़ दे। बैक पेन के मरीज को किन हालातों में सर्जरी की आप सलाह देते हैं? देखिए, सर्जरी की सलाह बहुत ही लिमिटेड इंडिकेशंस में है। कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिसमें पेशेंट का दवाइयों से, पेन ब्लॉक के जो इंजेक्शंस हैं कमर में देने के बाद उससे भी आराम नहीं पड़ता। बहुत ही पेशेंट जब एक स्टेज से आगे का पेन जब अपने आप को महसूस करता है, तब उनको सर्जरी की सलाह दी जाती है। कभी कभी जैसे कि स्पाइन में इंफेक्शन हो गया या सर्वाइकल सिनोसिस हो गया, तो उनमें नसों के दबने से पेशेंट को हाथों या पैरों में कमजोरी आने लगती है। उन केसेस के अंदर नस को फ्री करना पड़ता है सर्जरी करके। कभी कभी इंफेक्शन होने के कारण या फिर चोट लगने के कारण पेशेंट को स्पाइन में इंस्टेबिलिटी डेवलप हो जाती है। ऐसे केसेस में अगर तुरंत सर्जरी ना की जाए तो पेशेंट को आगे चल के पैरों में कमजोरी या फिर लकवे की शिकायत होती है। तो इन्हीं सब चीजों के अंदर हम लोग बस सर्जरी की एडवाइस पेशेंट को देते हैं। अन्यथा बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो दवा गोली से या फिर पेशेंट को किसी तरह के इंजेक्शन देके ही ठीक हो जाती है।